नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं हूँ खुशबू चावड़ा, एनएलपी कोच। आज हम दोनों मिलके आप लोगों को बताने वाले हैं द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ब्राउनी वेयर जो ऑस्ट्रेलिया में नर्स की जॉब करती थी और उसने ये किताब लिखी है क्योंकि उसका काम था ऐसे लोगों की ध्यान रखना जो लोग डेथ बेड पे होते हैं, मतलब जो मरने वाले हैं, इतने बीमार है कि अब वो मरने वाले, ऐसे लोगों के ध्यान रखती थी वो। और उसने एक किताब लिखी थी कि मरते वक्त इंसान कौन कौन से अफसोस करता है, और उनमें से 5 अफसोस के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। और आज हम दोनों मिलके आपको उन अफसोस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला अफसोस जो इंसान को मरते समय होता है वो ये होता है कि काश मैंने ये ना सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। इसे हम एलके के सिंड्रोम भी कह सकते हैं, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। काफ़ी लोगों को पूरी ज़िंदगी यही चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये जॉब करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसे जीऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और मरते समय उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि काश मैंने ये ना सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे और अपनी ज़िंदगी मैंने अपने हिसाब से जी होती, ना कि लोगों के हिसाब से जी होती। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंसान इज वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन इज अ फीलिंग बीइंग। हम हर वक्त कुछ ना कुछ फील करते रहते हैं। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था खुशबू, कि हम जब सपने, मतलब जब हम सोते हैं तब भी हम कुछ फील करते हैं, वो सपने होते हैं हमारे। मतलब हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, लेकिन फीलिंग्स हमारी बंद नहीं होती है। हम हमेशा जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ फील करते हैं। और फीलिंग के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, सबसे जो खराब फीलिंग है वो है रिग्रेट की, अफसोस की। और ये पहला अफसोस है जो खुशबू ने आपको बताया कि उस किताब के अंदर लिखा है कि हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीते, हम लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो जॉब करते हैं और पूरी जिंदगी अफसोस करते हैं कि काश मैंने बिजनेस किया होता। हाँ। मुझे लगता है ये काश, ये जो वर्ड है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बुरा वर्ड है। काश मैंने ये काम किया होता। हेल्पलेसनेस को इंडिकेट करता है ये वर्ड काश, कि मैंने ऐसा किया होता तो। और वो चीज़ अभी आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो चीज़ अब चली गई पास्ट में, लेकिन आपका अफसोस जो है वो प्रेजेंट में रहता है, तो वो आपका प्रेजेंट भी खराब करता है, आपका फ्यूचर भी खराब करता है। सो रिग्रेट इज अ थिंग दैट यू शुड डू योर बेस्ट टू अवॉइड द रिग्रेट। सही बात है। और मुझे लगता है ब्रायन ट्रेसी जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, वो अपनी किताब में कहते हैं कि 90% लोगों को अपनी जिंदगी में मरते वक्त अफसोस की फीलिंग होती है। अफसोस की फीलिंग होती है। ओके। तो दूसरे अगर रिग्रेट की हम अगर बात करें जो उस किताब में है, वो है कि काश मैंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया होता। हाँ, काश मैंने अपनी फीलिंग को शेयर किया होता। यस, हम फीलिंग के साथ जीते हैं, ठीक है ना। हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि वहाँ पे फीलिंग शेयर की जाती है, लेकिन हम रियल लाइफ में अपने माँ बाप को आई लव यू नहीं कहते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम नहीं कहते। इवन कई सारे लोग तो अपनी बीवी को भी, मुझे लगता है, सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी पे या ऐसे ही कहते होंगे। फीलिंग को हम दबा देते हैं और इसके पीछे भी वही अजम्पशंस होते हैं, कैसा लगेगा, हाँ, कैसा दिखेगा, क्या होगा। तो एक्सप्रेशन की आदत भी नहीं होती कई बार लोगों को, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं कहते कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, अपने चिल्ड्रंस को भी एक्सप्रेस नहीं करते कि मुझे तुम्हारी इस चीज़ से बुरा लगा है या फिर तुम्हारी इस चीज़ से मुझे अच्छा लगा है। कभी कभी अपने कजिन्स को भी ये नहीं कह पाते कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ था। तो फीलिंग्स हर टाइप की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों हालतों में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, वरना वो आपके अंदर ही अंदर रहकर आपको ही खाए जाएगी। और एट द एंड ऑफ लाइफ आपको ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होती तो हमारे रिलेशनशिप बेटर हो सकते थे। मैंने एक बार तुम्हें से सुना था, हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि फीलिंग जो होती है वो अगर अंदर हम सप्रेस करते हैं तो फिर वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, जब अगर हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं तो किस टाइप की फीलिंग है उस हिसाब से बॉडी के उस ऑर्गन को नुकसान होता है। अगर आप डर के कारण अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं तो आपको ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर कोई भी इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अच्छी फीलिंग्स को भी दबा देते हैं, फिर भी आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मतलब कि ऑर्गन्स और अपना जो बॉडी होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू अवर माइंड। माइंड एंड बॉडी शुड बी इन हार्मनी। आपका दिमाग कुछ कहता है और आप वो नहीं करते तो आपका बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगा। सो फीलिंग्स को हमेशा फ्लो में रहना देना चाहिए। फीलिंग्स आर लाइक फ्लो।
और एक्चुअली मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ये बिलीव करता है कि आवर बॉडी इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर माइंड। ये तो हमारा शरीर वो हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा है, और इसीलिए अगर हम लोग फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, दिमागी रूप से दुखी होते हैं, तो वो हमारा शरीर उसे भुगतता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट रिग्रेट ऑफ डाइंग, जो थर्ड रिग्रेट ऑफ डाइंग, वो ये है कि काश मैंने इतना काम नहीं किया होता है। अब इस रिग्रेट का ये मीनिंग नहीं है कि आप लोग हार्ड वर्क ना करें, काम कम करें या फिर आलसी बन जाए, ऐसा मीनिंग ज़रा भी नहीं है। लेकिन इसका ये मीनिंग है कि आप उतना ही काम करें जितना ज़रूरी है, और ज़्यादातर अपना टाइम, क्वालिटी टाइम जो है, अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करें। मुझे लगता है यहाँ पे ना ये जो कंफ्यूजन है उसका रीजन क्या है कि इंसान का गोल सेट नहीं है। गोल सेट नहीं है। इसीलिए मान लीजिए आपको जाना है 10 किलोमीटर आगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको वहां पे जाना है। हाँ। तो आप 15 किलोमीटर आगे जाके भी आगे भागते रहेंगे। 20 किलोमीटर आगे जाके भी आपको लगेगा कि आपको और भागने की जरूरत है, आपको और जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जब गोल सेट नहीं होता है तो उसे यही नहीं पता होगा कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए मैं उससे कम कर रहा हूँ कि ज्यादा कर रहा हूँ। yes, तो ज्यादातर लोग इसीलिए जिंदगी भर भागते हैं और गलत डायरेक्शन में भागते हैं, तो भागने के बावजूद भी उनको कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए मरते वक्त ये अफसोस करते हैं कि मैंने काश इतना काम ना किया होता, मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया। और यहाँ पे हाँ, ये मिसअंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, काम तो डेफिनेटली करना है, लेकिन प्रायोरिटी को सेट करके सिर्फ काम नहीं करना है, उसके साथ अपने परिवार को भी समय देना है और अपने आप को भी पूरी तरीके से आपको न्याय देना है और उस हिसाब से काम आपको करना है। अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना है, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि एट द एंड ऑफ लाइफ आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने इनके साथ तो समय बिताया ही नहीं, मुझे और समय चाहिए, मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने समय नहीं बिताया साथ में, मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, मुझे अभी भी उनके साथ जीना है। ये जो रिग्रेट है, ये रिग्रेट ना होने के लिए आपको हर रोज़ अपने डेली लाइफ का एक ऐसा रूटीन बना देना चाहिए जिसमें हर चीज़ बैलेंस में हो। काम अपनी जगह है और घर अपनी जगह है। मैंने कहीं पे सुना है कि आज तक दुनिया में किसी भी मरते व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि काश इस वक्त मैं ऑफिस में होता। हाँ, यस। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि काश इस वक्त मैं अपने परिवार के साथ होता, या फिर मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया होता। और गोल सेटिंग का आपने बहुत अच्छा कहा चेतन। गोल सेटिंग पे आई थिंक एक वीडियो आएगा जो आपके लिए बहुत काम का होगा, जिसमें चेतन विल एक्सप्लेन यू कि गोल सेट कैसे करना है अपने लाइफ का, क्योंकि गोल सेटिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि गोल मतलब कि मैं कितने पैसे कमाऊँ, यही मेरा गोल। एक्चुअली गोल होता है पूरे लाइफ का, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लेकिन पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, वर्क लाइफ, सभी चीज़ को साथ में लेके आपका गोल सेट किया जाता है। तभी जाके आपको पता लगेगा कि मुझे कितना काम करना है, कितना समय बिताना है फैमिली के साथ, और कितना समय खुद के लिए निकालना है, कितना समय लर्निंग में करना है स्पेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ डिटेल में चेतन विल कवर इन हिज वीडियो ऑफ गोल सेटिंग। ओके, एंड द फोर्थ रिग्रेट इज कि काश मैंने अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन रखा होता, काश मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा ना होता। हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं कि स्कूल के दोस्त कॉलेज तक, और कॉलेज के दोस्त जो है कॉलेज के गेट तक, और कॉलेज के बाद तो जो दोस्ती बनती है जैसे कि कलीग्स वगैरह के साथ, जॉब में, बिजनेस में, वहाँ पे ज्यादातर कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल रिलेशन, वो दोस्ती नहीं होती है। उस टाइप की दोस्ती नहीं होती है। हम लोग गलत भी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं आपके जहाँ पे वर्क प्लेस है, लेकिन ज्यादातर केस में वो मतलब लकीली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कलीग्स में भी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। ऐसा नहीं है, मेरे भी ऐसे फ्रेंड है जो कलीग ही थे, लेकिन दैट turned out to be from a colleague to a best friend, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन that occurs very rarely. Yes. तो और ये बात तो फाइनल है कि बचपन के दोस्त फिर जवानी में छूट जाते हैं। जैसे आपकी स्कूल चेंज हो गई, फिर आप दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए चले गए, तो उसके बाद जब काम में आदमी चला जाता है तो उसके दोनों कंधों पे दुनिया भर का वजन, जिम्मेदारी, ये सब सारी चीजें आ जाती है, दोस्तों को छोड़ देते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी नियम नहीं होते हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। दोस्त वही होता है जिसके साथ आप बिना सोचे बात कर सकें। yes. और ये सबसे बड़ा अफसोस है चौथे नंबर का कि काश
मैंने अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताया होता। इसलिए आप समय निकाल के अपने दोस्तों को कभी फ़ोन कीजिए या उनसे बात करने के लिए कुछ ना कुछ सोचिए, उससे मिलने का कोई प्लान कीजिए। इससे आपकी लाइफ में एक हार्मनी बनी रहेगी कि मैं अपने दोस्तों को साथ में लेके ही आगे बढ़ रहा हूँ, ना कि मैंने दोस्त अपने पीछे छोड़ दिए हैं। ये अफसोस आपको लाइफ के एंड में नहीं होगा कि अब मेरे कोई दोस्त नहीं रहे। सही। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई आप तो बहुत बिजी हो चुके हो, आप तो कभी कॉल नहीं करते। हाँ। तो वो तो आपको कॉल कर सकता है उस हिसाब से। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको कभी कॉल नहीं करता, आप एक बार कॉल कीजिए। आप दिन में न जाने कितने लोग को कॉल करते होगे अपने काम के लिए, लेकिन एक अगर 2 मिनट का कॉल आपने अगर दोस्त को किया और आपने अगर, आजकल तो ये हो गया है जैसे हम किसी दोस्तों को फोन करते हैं ना, हाँ बोल क्या काम है, हाँ जैसे काम के लिए ही फोन करना तो जैसे है। कभी मैं बोलता हूँ ना कि कोई काम नहीं है, ऐसे ही फोन किया है, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। तो ये बहुत ही खास है। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में इन चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को खत्म करके तुरंत किसी एक दोस्त को फोन कीजिए जिसको आपने कई दिनों से फोन नहीं किया, कई सालों से नहीं किया, कई सालों से। हाँ। यस। और आप अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और आपको कैसी फीलिंग आई। तो ये 4th रिग्रेट था। नेक्स्ट रिग्रेट ऑफ डाइंग, 5th रिग्रेट जो है वो है कि काश मैंने अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ किया होता, अपनी खुशी के लिए सोचा होता। ओके, मेरे ख्याल से इसको शायद ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैंने हैप्पीनेस को पोस्टपोन ना किया होता। हाँ, ये भी क्योंकि हैप्पीनेस के बहुत से ऑप्शन मिलते हैं ना। हाँ। ठीक है ना। छोटा बच्चा देखो, एक छोटी सी चींटी को देख के भी वो भी उसके लिए खिलौना हो गया। हाँ। एक कलरफुल पत्थर मिल गया तो उसके लिए खिलौना हो गया, बड़ा खुश हो जाता है वो ये नहीं सोचता कि इस पत्थर को मैं रख लूं, मैं कल इससे खेलूंगा। हाँ, हम पोस्टपोन नहीं करता है और हम लोग पोस्टपोन करते हैं कि मुझे इस चीज से खुशी मिलती है या ये करने से खुशी मिलती है, लेकिन मैं ये बाद में करूंगी, या फिर मैं जब फ्री होंगी तब मैं ये चीज करूंगी। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है आई थिंक। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमने हमारी जो हैप्पीनेस है ना वो किसी चीज के साथ जोड़ दी है। जैसे मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर इतना पैसा कमा लूं, या फिर बिजनेस में सफल हो जाऊं, या फिर एक बार इस एग्जाम को खत्म कर दूं, या फिर ये टेंडर मुझे मिल जाए। ठीक है ना, उस टाइम से तो और जैसे ही वो मिलता है तो फिर आगे का फिर नेक्स्ट गोल सेट हो जाता है कि अभी इसके बाद वाला टेंडर या फिर इसके बाद वाला टारगेट पूरा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो आपका जो मेन कारण है खुशी का वो तो आप कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन हैप्पीनेस एंड योर टारगेट और योर फाइनेंशियल गोल। तो दोनों मिक्स हो जाते हैं या फिर आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक समझ लेते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब हमारे माइंड में ना एक चीज बना हुआ है कि कामयाबी पाना बहुत मुश्किल है। हाँ। और कामयाब हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, तब तक मुझे खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ। हम दुखी होकर मेहनत करते हैं। हाँ। हम तकलीफ में जाके हमें लगता है कि हम इतनी तकलीफ उठाएंगे कि हमें समस्या, मतलब हमें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम में तकलीफ उठा के काम करेंगे तो आप एक ना एक दिन क्विट कर देंगे, आप छोड़ देंगे। आप अगर हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस वो चीज है जो आपको फील करनी होती है। हाँ, और उसके बदले में कुछ हासिल हो, प्रॉफिट और लॉस, इस चीज के बारे में नहीं सोचना। हैप्पीनेस ऐसी चीज है जो अनकंडीशनल है, जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न ना भी मिले फिर भी आपको खुशी तो मिलेगी ही। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कुछ बनने की बात है, कुछ पाने की बात नहीं। हाँ। ठीक है ना। हैप्पीनेस आपको हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। यस यस, आप इट्स नॉट अचीविंग। आप एक स्टेट में हैं जहाँ पे आप हैप्पीनेस फील करते हैं कि यस, विदाउट एनी रीजन और विद सम रीजन दैट यू हैव क्रिएटेड, दैट यू हैव गिवन एफर्ट टू, यू आर हैप्पी, दैट्स इट। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं, लेकिन हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। जी बिल्कुल। जैसे अभी अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक रीजन ढूंढेगा हैप्पीनेस का, खुश रहने का, तो उसे कम से कम एक रीजन तो मिल ही जाए। जैसे आप कोई खूबसूरत फूल देखकर भी खुश हो सकते हैं, लेकिन आप इतना भी टाइम नहीं निकालते कि आप ध्यान से एकदम मतलब ध्यान से एक फूल को भी देखें और हैप्पीनेस फील करें। हमें लगता है कि नहीं वो तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दुखी होने के और भी बहुत रीजन, मुझे अभी ये काम करना है खत्म, बस। और वो खत्म होते ही दूसरा खड़ा होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि आप दुखी क्यों हैं, तो वो आपको 10 रीजन बताएगा कि ये मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उसके पास शायद एक रीजन हो सकता है खुश होने का, लेकिन हम उसे चुनते नहीं है। yes. हम, और उससे क्या होता है पता है, इसके बाद ये आपकी मेंटल पैटर्न बन जाती है। हाँ। मतलब अगर आप 5 साल 10 साल ऐसे जीते हो तो फिर आपके माइंड को अगर वो सैडनेस, वो दुख, वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा
तो आप जो है खुश रह नहीं सकते, नहीं रह मतलब सकते, फिर आपके आपकी माइंड आदत को हो ये आपकी जाएगी। ये आपके मेंटल पैटर्न्स बन चुके हैं कि आप बस दुखी रहेंगे। और मैंने ऐसे कई लोग देखे जो 15-20 साल से दुखी होते हैं, फिर उनको सुख मिलता है उसके बाद भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अब कुछ ना कुछ कारण ढूंढते रहते हैं दुखी होने का, क्योंकि उनकी हैबिट हो जाती है कि बिना दुखी हुए उनको चैन ही नहीं पड़ता। ऐसे भी होता है। सो दीज आर दी मेंटल पैटर्न्स। लेकिन जो मेन रिग्रेट है वो ये है कि डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैन बी एनीवेयर अराउंड यू, इट मे बी फार फ्रॉम यू ऑल्सो, देन यू नीड टू गो टूवर्ड्स इट। और लेकिन यू नीड टू टेक एफर्ट्स ऑल्सो समटाइम्स टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, क्योंकि आप ही वो पहले और आखिरी इंसान है जो खुद की खुशी के बारे में सबसे ज़्यादा सोच सकते हैं। लेकिन जो इंसान ज़्यादातर नहीं सोचते, वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। वैसे ही इंसान सभी के बारे में सोचता है, दुनिया के बारे में सोचता है, खुद की खुशी के बारे में कम सोचता है। तभी उसे एट द टाइम ऑफ डेथ ये रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया और मैंने अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन किया। ओके, तो ये वो 5 रिग्रेट्स थे जो मरते वक्त लोगों को होते हैं। और देखने वाली बात ये, किताब में बहुत क्लियरली लिखा है कि वो जितने भी पेशेंट्स थे वो डिफरेंट कैटेगरी से थे। कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, कोई और कोई काम करता था, उनके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ। लेकिन उनके रिग्रेट्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट कॉमन। तो ये सबको लागू होता है। हाँ। और इस वीडियो में आपको कौन सा रिग्रेट सबसे बड़ा लगा, और शायद आपकी लाइफ से कोई रिलेटेड हो, शायद आप कोई गलती करते हो, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको कहा, किसी एक दोस्त को आप जरूर कॉल करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी प्रकार के टॉपिक के साथ, इसी प्रकार के वीडियोस के साथ हम आपके सामने फिर से एक बार आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।